नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी सीटीईटी साइंस की क्लास नंबर 13 है। आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। ठीक है, ये क्लासेस सीटीईटी, यूटीईटी, यूपीटीईटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेगी। आप क्लास नोट्स के लिए और क्लासेस के लिए उपदेष्टा.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। पिछली क्लास में हमने मैटर देखा था, आज हम देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। पिछली क्लास का हमारा लेटेंट हीट वाला टॉपिक छूट गया था, तो पहले उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आज के टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना टॉपिक, लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी ऑब्सॉर्ब और रिलीज। ठीक है, एनर्जी जो कि हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या रिलीज करते हैं, और रिलीज एनर्जी ऑब्जॉर्ब और रिलीज बाय किसके द्वारा, किसी सबस्टांस के द्वारा, बाय सबस्टांस और ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ चेंज। इससे पहले हम मैटर पढ़ा, उसके बाद हमने उसकी स्टेट चेंज पढ़ी थी हमने, कैसे मैटर अपनी अवस्था को चेंज करता है। तो उसमें दो फैक्टर का रोल होता है, एक टेम्परेचर का और एक प्रेशर का। इन दोनों को हम चेंज करके किसी भी पदार्थ की अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो हम अब देख रहे हैं लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट, उसकी भौतिक अवस्था में। ठीक है, फिजिकल स्टेट यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, फेज भी हम इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। और ये जब हो रहा होगा तो तब क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट ऑकर यानी कि ये प्रोसेस ऑकर यानी कि हो रही होगी, दैट ऑकर्स विदाउट चेंजिंग विदाउट चेंजिंग दैट ऑकर विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए एनर्जी, जब हम किसी मैटर की क्या कर रहे होते हैं, अवस्था चेंज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है या रिलीज की जाती है, ठीक है, बाई किसके द्वारा, उस सबस्टांस के द्वारा। अपनी अवस्था को चेंज करने के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की जाएगी, अवशोषित की जाएगी, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। पर क्या हो, टेम्परेचर को चेंज किए बिना। जैसे कि हमने ये रखा है यहाँ पे कुछ, ठीक है, कुछ मैटर हमने इस पे रखा, इसको हमने उबालने के लिए इसको हमने फ्लेम दी। ठीक है, तो अब इसने कुछ एनर्जी, माना इसका टेम्परेचर पहले 100 तक गया, तो यहाँ के लिए 100 तक जाने के लिए इसने कुछ एनर्जी ली होगी। ठीक है, अब 100 के बाद इसने क्या किया कि अपना टेम्परेचर इसने 100 पे ही रखा। और अब ये क्या कर रहा है, ये पानी, माना अब ये इस पे था पानी, ये था पानी, अब ये पानी वाष्प में बदल रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब ये कुछ एनर्जी तो ले रहा है यहाँ नीचे से, पर इसका टेम्परेचर 100 पे ही रह रहा है, सो कि हम क्वथनांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर 100 का 100 ही है, पर स्टेट चेंज हो रही है, तो कुछ एनर्जी अब ये ले रहा है या रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी ये ले रहा है, ठीक है, इस गैस से। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, इसी कारण से जो उबलते पानी में हाथ डालने की अपेक्षा जो अगर हम भाप में हाथ रखेंगे, तो क्या होता है, हमारा हाथ ज़्यादा जलता है, क्योंकि उसमें क्या है, लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, एक्स्ट्रा एनर्जी है कुछ। टेम्परेचर इसका भी 100 है, उसका भी 100 है, पर उसमें क्या है, लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा, इस वजह से भाप से ज़्यादा हाथ हमारा जलता है। तो हम इसको आगे देखेंगे, दो टाइप का होता है। ठीक है, लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो इसका एक टाइप हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसको हम मेल्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जब वो बर्फ से पानी बन रहा होगा। और दूसरा होता है लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन, यानी कि जब वो वाष्पीकरण हो रहा होगा उसका, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन, वाष्पीकरण। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि पिघलने का क्या कितना होता है, ये होता है आपका 80 कैलोरी, 80 कैलोरीज। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, हिंदी में इसको कहते हैं, ये होता है आपका 540 कैलोरीज। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि पिघलने की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरीज होती है। और अगर डिटेल में आपको इसको जानना है तो मैं आपको बता लेता हूँ कि 80 कैलोरी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे जूल पर केजी में, तो ये आएगा 3.347 इंटू 10 टू द पावर जूल पर केजी। और ये 550 कैलोरीज को अगर हम कन्वर्ट करेंगे जूल पर केजी में, तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। आपको ये वाला याद रखना है, 80 कैलोरी और 540 कैलोरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की बर्फ अवस्था भी होती है, बर्फ भी होती है, और पानी की अवस्था, पानी, तो वाटर जो होता है यानी कि H2O जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ भी रह सकता है और पानी भी रह सकता है। जो बर्फ यानी कि जो H2O 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ की अवस्था में होगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, जो पानी होगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पर इसने स्टेट चेंज किया, बर्फ से ये बना है पानी, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कुछ गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। तो ऊष्मा इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। और इसको समझने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम H2O को टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो वो पानी में भी रहता है, कुछ अवस्था पानी की रहती है और कुछ अवस्था रहती है किसकी, भाप। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ H2O पानी में रहता है, पानी के फॉर्म में रहता है, कुछ रहता है भाप की फॉर्म में। तो इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो पानी से भाप बना हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, तो इसमें क्या है, ऊष्मा ज़्यादा है। तो वही ऊष्मा, एक्स्ट्रा ऊष्मा कहाँ से आई, लेटेंट हीट है, वो एक्स्ट्रा ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है, उसको भी हम देख लेते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन, ठीक है। वाष्पीकरण और वाष्पन दो घटनाएं होती हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। इवेपोरेशन, एक तो होता है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, जो अभी हमने यहाँ पे भी देखा। तो वेपराइजेशन होता है कि 100 डिग्री अपने क्वथनांक पे जब कोई चीज़ अपनी स्टेट चेंज करती है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पानी क्या हो रहा होगा, अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जा रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। पर तो इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन होता है जब कोई लिक्विड अपने क्वथनांक से कम तापमान पर क्या होता है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। जैसे पानी का क्वथनांक कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। और अगर 100 डिग्री से कम तापमान पे भी वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पन, ठीक है। तो इसकी एक घटना है जैसे कि कपड़ा सुखाना। कपड़ा जब सूखता है, जब हम कपड़े को तार पे डालते हैं तो वहाँ तो हम उसको हीट नहीं दे रहे होते हैं, उसको वहाँ उबालने के लिए, गर्म करने के लिए नहीं रखते हैं, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर भी क्या हो जाता है, वाष्प में पानी बदल जाता है, तो इसको कहते हैं इवेपोरेशन। इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो वो भी देख लेते हैं। इवेपोरेशन, द प्रोसेस of liquid changing the process of liquid changing into vapor, यानी कि लिक्विड से किसमें बदल रहा है, वेपर में, वाष्प में बदल रहा है, वेपर्स इवन बिलो, यानी कि क्या, नीचे, अपने क्वथनांक से नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप बीपी भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी लिक्विड का अपने वाष्प अवस्था में बदलना अपने क्वथनांक से कम तापमान पर, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के जो फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से होते हैं, फैक्टर यानी कि कारक, जो किसको प्रभावित करेंगे, वाष्पन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन,
वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हम जितना बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम कपड़े को तार पे फैला के डालते हैं पूरा, तो वो जल्दी सूखेगा। अगर हम उसको ऐसे ही रख दें एकदम पास, ऐसे ही लटका के, तो वो देर में सूखेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, सरफेस एरिया। यानी कि वाष्पन किसके समानुपाती होता है, सरफेस एरिया के। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाष्पन भी बढ़ेगा, वाष्पन की दर बढ़ेगी। दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, ये भी समानुपाती होता है, यानी कि इवेपोरेशन समानुपाती होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कपड़े, ज़्यादा गर्म वाले दिन में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, तीसरा कारक होगा जो इसको इफेक्ट करेगा, तो जरा फ्रेम में ला देते हैं। तीसरा कारक होगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी को हम हिंदी में कहते हैं आर्द्रता, यानी कि कितनी नमी है इसमें, वायुमंडल में, हवा में कितनी नमी है। तो नमी का मतलब कि उसमें कितनी पानी की मात्रा है। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इवेपोरेशन व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, ह्यूमिडिटी के। क्योंकि पहले से ही अगर उसमें पानी की मात्रा है तो वो क्यों और ज़्यादा पानी लेगा। ठीक है, तो आर्द्र दिन में कपड़े देर से सूखेंगे। और चौथा चौथा है विंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड। तो ये भी क्या हो जाती है, इवेपोरेशन के समानुपाती होती है विंड स्पीड। अगर हवा तेज चलेगी तो ज़्यादा वाष्पन होगा। हवा अगर तेज चल रही होगी तो कपड़ों पे लगेगी और क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाष्पन होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक रह गया था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। हिंदी में अगर इसको लिखे तो एटम का मतलब हो गया परमाणु, और मॉलिक्यूल का मतलब हो गया अणु। तो सबसे पहले किसने कहा था, महर्षि कणाद ने कहा था कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, वो किससे बने होते हैं, अणु से बने होते हैं, अणु और परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, महर्षि कणाद, MAHARISHI, महर्षि कणाद। हिंदी में अगर लिखें तो महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो महर्षि कणाद was the first man, ठीक है, टू स्टेट, इसको हम यहाँ पे ह्यूमन भी लिख सकते हैं अगर हमको जेंडर न्यूट्रल रहना है। ठीक है, तो was the first man to state that, सबसे पहले महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि जो पदार्थ होते हैं वो अणु व परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि द मैटर, यानी कि पदार्थ, द मैटर इज मेड अप बाय अणु एंड परमाणु। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ किससे बने होते हैं, अणु एवं परमाणु से बने होते हैं। उसके बाद 1808 में, 1808, जॉन डॉल्टन ने क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो 1808 में जॉन डॉल्टन गेव द एटॉमिक थ्योरी। 1808 में जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो इन्होंने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजुअल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो परमाणु क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं और वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में कहा था एटम्स एटम्स यानी कि परमाणु। ठीक है, एटम्स आर इंडिविजुअल, इनको हम क्या कर सकते हैं और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये कहा था एटॉमिक थ्योरी में 1808 में जॉन डॉल्टन ने। तो एटम्स आर इंडिविजुअल विच टेक पार्ट, ठीक है, विच टेक
पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को मैं शॉर्ट में आरएक्शन लिख लेता हूँ। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि परमाणु क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं जिनको हम और अधिक छोटे छोटे कणों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं हम, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इन्होंने एटम्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। तो पहली बात इन्होंने कही कि जो सभी क्या है मेथड हैं, जो सभी पदार्थ हैं वो किससे बने, चाहे वो पदार्थ हो, वो या एलिमेंट हो, या वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सर हो, वो सभी बने स्मॉल पार्टिकल्स। किससे? वो स्मॉल पार्टिकल का नाम क्या है? एटम। यानी कि सभी पदार्थ या एलिमेंट या कंपाउंड या मिक्सर सब किससे बने हुए? परमाणु से बने हुए। तो इसको हम लिख लेते हैं, ऑल मैटर, ऑल मैटर्स वेदर, चाहे वो क्या हो, ठीक है, वेदर का मतलब है कि चाहे वो, वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो क्या हो, एक तत्व हो, वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड, या वो एक क्या हो, यौगिक हो, चाहे वो क्या हो, या वो एक मिश्रण हो, सारे के सारे किससे बने होते हैं? इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो कणों का नाम क्या दिया उन्होंने? परमाणु दिया था। तो स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको क्या कहते हैं हम? कॉल्ड एटम। ठीक है, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये जॉन डाल्टन ने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के, उन पे हम नजर मारते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? तो सभी पदार्थ परमाणु के रूप में जाने जाने वाले छोटे कणों से मिलकर बने हैं, इन्होंने कहा था, पहला पॉइंट। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी जल्दी से लिख लेते हैं कि सभी पदार्थ, ठीक है, परमाणु से मिलकर बने हुए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, किससे बने? परमाणु से मिलकर बने हुए। बाकी आप लिख लेना इसमें। दूसरा इन्होंने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजुअल है, अविभाज्य कण है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड थ्रू केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या है? अविभाज्य हैं, ठीक है, अनडिविजिबल है, जिनको कि हम ना तो बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। एटम इज इंडिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि अविभाज्य कण है, पार्टिकल, ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स क्या है? छोटे छोटे कण हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, और जिनको कि हम क्या नहीं कर सकते, और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा? केमिकल, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, जिनको कि हम और छोटे छोटे कणों में विभाज्य नहीं कर सकते हैं, और नहीं उनको हम बना सकते हैं और नहीं हम उनको खत्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, फिर उन्होंने तीसरी चीज कही कि एटम्स क्या होते हैं? एट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वेयर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक तत्व के, उन्होंने कहा कि किसी तत्व के सारे जो एटम्स होंगे, यानी सारे परमाणु क्या होंगे? मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे? एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व के सारे परमाणु क्या होंगे? एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, छोटी कक्षाओं में ये डिस्क्राइब रहते हैं। ठीक है। तो और एक तत्व के सारे परमाणु क्या होंगे, मास में यानी कि द्रव्यमान में, और रासायनिक प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। सेम ये चीज़ लागू हो जाएगी कि अगर दूसरे एटम्स के, किसी दूसरे एटम्स के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, उसकी तरह होंगे, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दूसरे एलिमेंट के अलग मास होता है, अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उसके एटम्स की भी ये चीज़ हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ कही थी कि टू फॉर्म ए कंपाउंड एटम्स आर कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो एटम्स क्या होते हैं, हमेशा पूर्ण संख्याओं के गुणांक में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आधा पौने 0.2 0.3, ये पूर्ण नंबर 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 7, इसके गुणांक में इनका फॉर्मेशन होगा, इसके गुणांक में ये क्या करेंगे, जुड़ेंगे। टू फॉर्म अ कंपाउंड, एक यौगिक को बनाने के लिए, टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम्स, to form a compounds atoms are combined, form a compound atoms are combined in the ratio of small whole number। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो एक कंपाउंड, एक यौगिक को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटम्स को कंबाइन करने पड़ेगा। किसके अनुपात में, पूर्ण संख्याओं के अनुपात में, यानी कि 1 2 3 4 5 के गुणांक में। जैसे कि हम देखें H2O, तो इसमें 2 H2 आ गया और एक ऑक्सीजन आ गया, पूर्ण संख्याएं 1 और 2, ऐसे आधा नहीं चलेगा, 0.2 नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये था डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एटम, परमाणु क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। एटम, हिंदी में बोले तो परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु, एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट, एन एलिमेंट, तो परमाणु क्या होता है, एक छोटा सा छोटा अविभाज्य कण है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है। तो एटम को आप लोग लिख लीजिए, एटम की डेफिनेशन, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम किसी एलिमेंट का वो छोटा से छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, और जिसको हम की केमिकली ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही जिसका हम बना सकते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ आती है कि एटम को हम कैसे देखते हैं, तो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटम को हम कैसे देखते हैं। तो एक है STM। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है स्कैनिंग, स्कैनिंग टनलिंग, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये एक टाइप का माइक्रोस्कोप है जिससे कि हम एटम को देख सकते हैं, पर इस एटम इतना छोटा होता है कि इससे भी हम एटम को क्या धुंधला देख पाते हैं। ठीक है। तो इस STM स्कैनिंग टनलिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इससे एटम को देख सकते हैं। पर कैसे देखते हैं, धुंधला, इससे धुंधला ही दिखता है। ठीक है, साफ इससे भी नहीं दिखता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी आप मान लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एटम, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होता है, जो अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एटम है। ठीक है। इसकी जो रेडियस होती है वो होती है 0.037 नैनोमीटर। ठीक है। और एक नैनोमीटर में, इसको अलग से लिख लेते हैं, एक नैनोमीटर में होते हैं आपके 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है। तो अगर और आपको देखने कुछ इंपॉर्टेंट, तो कार्बन का हम देख लेते हैं। ठीक है। कार्बन की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो होती है 0.077 और नैनोमीटर में। ठीक है। बाकी और इतना जरूरी है नहीं। अगर ऑक्सीजन की मैं आपको बता लेता हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है 0.073 नैनोमीटर। ये तो शायद ही आपके CTT एग्जाम में आएगा, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। एटम के मूल कण कौन कौन से होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट, यानी कि स्थायी,
स्थायी मौलिक कण जो कि हैं हमेशा के लिए, ठीक है। और कुछ होते हैं अस्थायी, अस्थायी मौलिक कण, ठीक है। तो स्थायी में आ जाता है आपका प्रोटॉन आ जाता है, प्रोटॉन। दूसरा आ जाएगा न्यूट्रॉन, तीसरा आएगा इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये एटम के यानी कि परमाणु के स्थायी मौलिक कण है। अस्थायी मौलिक कण में आ जाते हैं जैसे कि पॉजिट्रॉन। क्या होते हैं इनको हम डिटेल में बाद में आपको बताएंगे। तो पॉजिट्रॉन हो गया, उसके बाद न्यूट्रिनो हो गया, और एक पाइमेसॉन आ जाता है। इन पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। फोटोन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, क्षण भर के लिए इनका निर्माण होता है। और ये तीनों होते हैं स्थायी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो और इनको ही हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इन तीनों को हम कहते हैं सब एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और टोटल लगभग 30+ ऐसे ही, ये तो कुछ है, लगभग लगभग 30+ क्या होते हैं, मूल कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के। ये 30+ होती है, लिस्ट बहुत बड़ी है। इसमें 3 ही होते हैं स्थायी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों को, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इनको थोड़ा जान लेते हैं। तो इनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा इनके बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कण, फंडामेंटल। यहाँ पे मैं उनका लिख लेता हूँ द्रव्यमान यानी कि मास। यहाँ पे उन पे कितना चार्ज होता है, कितना आवेश उन पे होता है, और यहाँ पे उनके की खोज करता, ठीक है। ये टेबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको याद करने में सरलता हो। बाकी डिटेल में भी हम इनके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। इसको आप ईट पे नाच, ईट पर नाच, इसको आप ईट पर नाच से भी छोटी कक्षाओं में याद करते थे। यानी ईट यानी कि इलेक्ट्रॉन, ईट, ई पे आया। इसको याद करने का तरीका एक ये भी होता है कि ईट पर नाच, ठीक है। तो ई से आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, टॉस से आ जाता है थॉमसन, यहाँ पे पॉस आ जाता है प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, और 9 से आ गया आपका न्यूट्रॉन, 4 से आ गया चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। पर इस वाले से आप प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, रदरफोर्ड ने उसका नाम दिया था। तो ये वाली ट्रिक शायद उतना कारगर नहीं होगी, तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, यानी कि दूसरा कण है प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ये -31 kg और ये -27 है। तो माइनस में वो बड़ा होता है जो छोटी संख्या होती है, जैसे कि -5 और -3 में -3 बड़ा है, क्योंकि ये नंबर लाइन के, यहाँ पे नंबर लाइन 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो -1 बड़ा है -3 से, ठीक है। नंबर लाइन इस तरह बढ़ रही है। और प्रोटॉन पे चार्ज सेम ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, पर ये होता है धनात्मक चार्ज। और इसकी जो क्वांटिटी सेम ही होती है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने नाम दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भी सेम मास होता है जो कि क्या होता है, प्रोटॉन का होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इससे आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा मास कहाँ है, नाभिक में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, और ये है नाभिक। तो नाभिक क्या है, सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा मास कहाँ है, इसी परमाणु का ज़्यादा मास उसके कहाँ होता है, केंद्र में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0, ठीक है। और इसकी खोज की थी चैडविक ने। तो ये तीनों हो गए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ देखना है तो एक हो गया पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। एंटी कण क्या होते हैं ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है नहीं, इनको हम केबीएस वाली क्लासेस में डिस्कशन कर लेंगे। तो पॉजिट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का एंटीकण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है तो इसका मास भी सेम इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा, 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg। चार्ज भी सेम होता है पर एंटीकण है तो मतलब उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसकी खोज की थी एंडरसन ने। उसके बाद न्यूट्रिनो, एक फंडामेंटल कण होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, ठीक है, तो न्यूट्रिनो का मास 0, चार्ज 0 और इसकी खोज की थी पाउली ने। एक और आता है पाइमेट्रॉन, इसको दूसरी पेन से लिखते हैं। ऐसे 30+ कण है, हमको कुछ कुछ ही देखने हैं। पाइमेट्रॉन जो होता है वो होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो अस्थायी कण है, इसका तो बहुत कम होता है, 10⁻⁸ सेकेंड, यानी कि बहुत ही, पलक झपकने से भी, पलक झपकने के भी हजारों हजारों शायद लाख भाग के बराबर। तो पाइमेट्रॉन ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मैं ई से लिखता हूँ। इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। लिखने की जरूरत है नहीं, कितना होता है सिर्फ आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.108 इंटू 10⁻31 इंटू कर दो आप 274, इतना भारी होता है। इस पर चार्ज कितना होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो यानी कि बहुत चार्ज पे होते हैं। और इसकी खोज की थी युकावा ने। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्टिकल इंपॉर्टेंट है, फोटोन। इसके बारे में आप जानते भी हैं, ठीक है। तो फोटोन, इस पे क्या है, इसका मास 0 है, इसका चार्ज 0 है और इसकी खोज की थी आइंस्टाइन ने। आइंस्टीन ने। ये तो हमने एक टेबल बनाई ताकि क्या करें, हम इनको एक ओवरव्यू ले पाएँ, इनको याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं डिटेल में इनको। तो पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन को पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं। खोज करता मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉम जे थॉमसन। तो इन्होंने कैसे की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, इससे कुछ पॉइंट है। तो इन्होंने 1989 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने 1898 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा कि इन्होंने कैसे की थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को आपको पूरा देखने की जरूरत है नहीं, इतना आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। आपने थ्योरी लिखनी नहीं है, एमसीक्यूज करने हैं, तो इतना आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, अगर आपको इसको भी डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, फिर हम आपके लिए क्लास ला लेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और इस पर तीसरा पॉइंट आ जाता है, जे थॉमसन ने ही सर्वप्रथम क्या दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जे थॉमसन ने सर्वप्रथम दिया था, जे थॉमसन ने ही सर्वप्रथम स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था, यानी कि परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दिया था। तो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था आपके जे थॉमसन ने। थॉमसन का हमने जो पढ़ा था ना, जिसमें कि क्या होता है कि इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, कि जिसमें एक धनावेशित गोला होता है, उसमें क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश धसे हुए होते हैं तरबूज जैसे, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पैर पीछे आपने देखा था कि यहाँ पे ऊपर, तो ये थे, इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी दी थी इन्होंने, डाल्टन ने और मैक्सवेल ने एटम के बारे में स्टेटमेंट दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक मॉडल किसने दिया, ये दिया आपके जे थॉमसन ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनमें कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है। और जे थॉमसन को इसी चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में क्या हुआ था, फिजिक्स में नोबेल मिला था। फिजिक्स 1906 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इतना मैं लिख लेता हूँ। 1898 में उन्होंने खोज की थी, 1906 में इनको फिजिक्स में नोबेल मिला था जे थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी जे थॉमसन ने, पर इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था, ठीक है। ये चीज़ें परीक्षा में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो इनको आप लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन वॉज नेम्ड, खोज तो जे थॉमसन ने की थी पर नाम स्टोनी ने दिया था, ठीक है। स्टोनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नाम रदरफोर्ड ने दिया था। इसके बाद कुछ एक और चीज़ें हम देख लेते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिलेटिव मास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव मास ऑफ यानी कि आपेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है, 0.0005, ठीक है। यानी कि कितना, 1/1840 यू होता है, जिसको कि निकालने के बाद ये लास्ट में कितना आता है, जो कि हमने ऊपर भी देखा था, 9.108 इंटू 10⁻³ आप इस वाले को याद रखिए, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास तो आपको मैंने ऊपर बता ही लिया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो जो ये यू है ना, यू, इस यू को हम कहते हैं, यानी कि यहाँ पे यू क्या है, वेर यू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो जो ये यू है वो होता है न्यूट्रॉन का मास या प्रोटॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हो या प्रोटॉन का हो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, बस मैं वो आपको बता रहा था। तो यहाँ पे यू है मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो 1/1840 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg आप करेंगे तो इतना आएगा। आपको बस यही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाना है नहीं। और रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, टीचिंग एग्जाम्स में। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है नेगेटिव में होता है, ठीक है। रिलेटिव क्या है कि हम रिलेट करें दूसरे से, अगर हम प्रोटॉन से सर देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। पर अगर रिलेटिव की बात करें यहाँ पे, तो रिलेटिव का मतलब क्या हो जाता है, आपेक्षिक। आपेक्षिक यानी कि हम दूसरे से उसको रिलेट करके देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो हम इनका भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये देखिए, इससे ये पूरा कट जाएगा और 1 आ जाएगा और नेगेटिव का साइन देगा। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1 होता है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, वो 1.6 इंटू 10⁻19 भी दे देगा और ये वाला भी देगा, तो रिलेटिव में नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटॉन। तो चलिए अब देख लेते हैं हम प्रोटॉन को। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज 1886 में, इसको मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ यहाँ पे, 1886 में ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का क्या किया था, नाम दिया था। खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ई गोल्डस्टीन, ठीक है। तो 1886 में ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्या किया था कि पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। डिस्कवर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वही पॉजिटिव चार्ज तो क्या है, उसी को तो ही हम प्रोटॉन कहते हैं। बाद में क्या होगा कि रदरफोर्ड ने इसको नाम दे दिया, किस चीज का, प्रोटॉन का नाम दिया। तो खोज तो ई गोल्डस्टीन ने ही की है, ठीक है। और इन्होंने कैसे की इसकी खोज, बाय एनोड रे, ठीक है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। अब आपके सीटीटी एग्जाम के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ है देखने की जरूरत है नहीं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज कर दिया आपकी गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड ने 99 में किया था, एट्रीब्यूटेड टू रदरफोर्ड को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखा रहा हूँ कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन, हिंदी में भी इसको मैं लिख लेता हूँ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम N01 से भी दिखा सकते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्कवरी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है, पर हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो चैडविक ने 1932 में की थी न्यूट्रॉन की खोज। तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होता है न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं
के केंद्रक में मौजूद कौन मौजूद होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है। कैसे इन्होंने, चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेरिलियम पर, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार कर इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, इस तरह से खोज हुई थी न्यूट्रॉन की। ठीक है, अब अगर हम इसको बाहर के हिसाब से लगाएं, ठीक है, तो इनको अगर हम दिखाएं तो सबसे भारी न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम नेचुरल प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल प्रोटॉन। तो ये सब हमने देख लिया। कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ेंगे, हम एटॉमिसिटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास अणुभार पढ़ेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल भी हम कल ही पढ़ देंगे, रदरफोर्ड और बोहर का मॉडल। भले ही क्लास बड़ी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हमारी क्लास की स्पीड सही है, क्या हमको इससे तेज स्पीड से पढ़ाना चाहिए, ठीक है, या हमको 1 घंटे की क्लासेस लानी चाहिए। ठीक है, कि क्या 30 मिनट के आसपास की क्लासेस ही ठीक है। तो जैसा आप लोग हमको फीडबैक देंगे, हम उस हिसाब से क्लासेस लाएंगे, उस हिसाब से हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, उपदेष्टा.com के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से तो आप हमसे जुड़े ही हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।